गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, धन्यवाद। पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाओं के नोट्स देख रहे हैं, समझ में आ रहा है और समझने की कोशिश करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूँ आज अपठित बोध, और अपना पार्ट 21 चल रहा है। अपठित गद्य व पद्य दोनों को अपन साथ पढ़ रहे हैं। तो पूर्व की कक्षा में मैंने अपठित गद्यांश पद्यांश के संदर्भ में बहुत कुछ बताया था कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश को पढ़ करके, समझ करके, उसका 2-3 बार अध्ययन करके हैं आप उसके प्रश्न हल करें, और जो 4+4 गद्य भाग के और 4 पद्य भाग के जो अंक है वो हासिल करें। इस संदर्भ में एक गद्यांश मैंने बोर्ड के ऊपर लिख करके समझाया था कि इस प्रकार से उसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में फिर गद्यांश को समझना चाहिए। समझने के बाद में उसके प्रश्न हैं उनको हल करना चाहिए। तो एक गद्यांश और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। यदि आपके पास में संजीव पासबुक हो तो वह गद्यांश आप है वो पेज नंबर 1 है, वो खोल करके मेरे साथ साथ उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो समझना और खोलना। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता भाई अब आधुनिक काल चल रहा है, तो आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। दे रही नहीं विद्यार्थियों, नारी आज के युग में है वो अपनी क्षमता, शक्ति, साहस के साथ समाज में आगे आ रही है, आगे बढ़ रही है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से, शिक्षा का देखो प्रचार प्रसार हुआ है जिसके कारण नारी में आत्मविश्वास जगा है, साहस, हिम्मत आदि पैदा हुई है। तो आत्मविश्वास से भर गई है नारी आज के आधुनिक युग में। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिए। आप आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई थी उसका उदाहरण ले लीजिए। तो बीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुण आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जेहन में आते जाएंगे। मतलब इस प्रकार के आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाली जो नारियां थी उनके बहुत सारे नाम आपके है ना हृदय में, मन में आएंगे। ठीक है भाई, मैंने ये नाम तो बताए, बीकाजी कामा है, सरोजनी नायडू है, अरुणा आसफ अली है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल है। तो अगर इनका नाम लेते लेते और भी बहुत सारी ऐसी नारियां हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में दम दिखाया था। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं, गांधी जी के एक आह्वान पर, एक आवाज पर, एक पुकार पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी थी, चाहे वो गांव की हो। अब गांधी जी के आह्वान पर जो नारियां घर बार छोड़ करके निकली थी, वे चाहे गांव की हो, चाहे नगर की हो, चाहे शहर की हो, चाहे कस्बे की हो, चाहे महानगर की हो, चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। तो यह आपने गद्यांश से सुना है, समझा है, पढ़ा है। इसमें किसके बारे में जिक्र किया गया है बार बार? हाँ, किसके जिक्र में? कि भाई नारियां हैं, और नारियों का हिम्मत, साहस, आत्म त्याग, आत्मविश्वास
तो अब देखो ये आपने पढ़ा है, तो इसमें हर बात है वो नारी विशेष के लिए प्रयुक्त की गई है, बार बार नारी विशेष के संदर्भ में जिक्र किया गया है। तो अपन अब प्रश्न करें कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। प्रश्न क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक मैंने कल बताया था कि उसका सार रूप है वो आप संक्षेप में लिखें। शीर्षक कैसे लिखेंगे? जो गद्यांश आपने पढ़ा है, उसका भाव ग्रहण किया है, उसका सार रूप कम से कम शब्दों में आना चाहिए। तो इसका सार रूप क्या होगा? या तो क्या होगा? नारी सशक्तिकरण हो सकता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, नारी सशक्तिकरण। या दूसरा भी बन सकता है क्या? आधुनिक युग की, है ना? क्या? आधुनिक युग की नारी शक्ति। लेकिन परीक्षा में एक लिख दे, है ना? ज़्यादा न लिखें। यह आपका पहला प्रश्न। इस गद्यांश में से दूसरा प्रश्न देखो क्या बनता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि गद्यांश में आप जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उनको अपनी भाषा में बदलते हुए वो आंसर रूप में लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, नारियां आत्मविश्वास से कैसे भर गई? नारियां आत्मविश्वास से कैसे भर गई? ठीक है, कैसे भर गई। अब आपने गद्यांश पढ़ा है तो उसमें देखो नारियां हैं वो आत्मविश्वास से कैसे भरी थी। आपको पता है, गद्यांश पढ़ा है तो पता होगा कि नारी में उसकी शक्ति का एहसास हुआ है, उसमें साहस है, उसका एहसास, आत्मविश्वास का एहसास और शिक्षा, इनके द्वारा नारियों का क्या बढ़ा है? आत्मविश्वास। ठीक है, तो लिखो इसका उत्तर। नारियां शिक्षा के प्रचार प्रसार से, नारियां शिक्षा के प्रचार प्रसार से, नारियां शिक्षा के प्रचार प्रसार से पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई। इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न सुनिए। आधुनिक नारी का आजादी में क्या योगदान रहा? आधुनिक नारी का आजादी में क्या योगदान रहा? आधुनिक नारी का आजादी में क्या योगदान रहा? अब आपने गद्यांश पढ़ा है तो उस गद्यांश में आपको पता चला होगा कि आधुनिक नारी का आजादी में क्या योगदान रहा है। तो लिखो, इसमें आया ही था। हाँ,
आधुनिक नारी गांधी जी के आह्वान पर, आधुनिक नारी गांधी जी के आह्वान पर गांधी जी के आह्वान पर घर बार छोड़कर आज़ादी के लिए, आह्वान पर घर बार छोड़कर आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी, संघर्ष करने निकल पड़ी और पुरुषों के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान देती रही। ठीक है, हाँ उतार ले ये। उतार ले फटाफट। अब इसके बाद में अपन पद्य भाग की ओर चलेंगे। हटा देता हूँ इसको मैं। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि विद्यार्थियों आपके गद्यांश को हल करना, उसके प्रश्न उत्तर देना है वो आपको आ गया होगा, समझ गए होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस आपको और करनी है और अब जो भी आपका टेस्ट लगेगा उसमें इससे संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, गद्यांश दिया जाएगा आपको बाकायदा। अब हम बात करेंगे पद्य की, किसकी? पद्यांश की बात करेंगे। अब पद्यांश अपठित जो आता है उस पद्यांश को कैसे हल करें और उसके प्रश्न उत्तर कैसे दिए जाएं। तो मैं एक पद्यांश लिख रहा हूँ। चाह नहीं में सुरबाला के गहनों में, सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। दूसरी पंक्ति है, हे चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, चाह नहीं सम्राटों के सिर पर, सम्राटों के सौ पर, चाह नहीं देवों के सिर पर, चाह नहीं देवों के सिर पर, ठीक है। चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चढ़ूं
भाग्य पर इठलाऊं, इठलाऊं मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, बनमाली उस पथ पर तुम फेंक देना, उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, शीश चढ़ाने, शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। यह आप मैथिली शरण गुप्त की कविता है ना। उसमें पुष्प की कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। इस कविता का क्या नाम है? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। उसने दो कविताएं लिखी है, पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा। तो इस कविता की तो ये पंक्तियां हैं पुष्प की अभिलाषा की। अभिलाषा का अर्थ विद्यार्थियों होता है इच्छा। क्या अर्थ होता है अभिलाषा का? इच्छा। इसका अर्थ क्या होता है? इच्छा। ठीक है, अब हम पहले कुछ शब्दार्थ जान लेंगे ताकि इसका भावार्थ करने में सरलता रहे। चाह है इच्छा, सुरबाला अरे देवताओं की पत्नियां हैं या देवियां, सुरबाला करता है देवियां, देवताओं की पत्नी। गहनों आभूषण, गूंथा गूंथना। चाहा नहीं सम्राटों, राजा। सम्राटों का अर्थ क्या होता है? राजा। हाँ ठीक है। हाँ आगे सुनो। सम्राटों, सम्राट राजा। सौ मृत शरीर को बोलते हैं सौ। चाहा नहीं देवों, देवता। सिर पर चढ़ूं भाग्य, अपना अपना भाग्य। इठलाऊं, इठलाऊं का अर्थ होता है घमंड दिखाना, अभिमान करना। बनमाली वन का स्वामी। किसका? वन का स्वामी, उपवन का स्वामी। उस पथ पर फेंक देना, पथ मार्ग रास्ता। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि की रक्षार्थ करते हुए जो अपने शीश का बलिदान कर देते हैं। जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। अब अर्थ और सुन लो। कवि वर्णन करते हुए क्या कहता है कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की ऐसी इच्छा है। कैसी इच्छा है? चाहा नहीं मैं सुरबाला के। पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं देवताओं की पत्नियों के गहनों आभूषणों में जा कर के मुझे लगाया जाए। मतलब देवताओं की जो पत्नियां हैं वो अपने गहन आभूषणों में मुझे गूंथे, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है ना। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि पुष्प की यह अभिलाषा नहीं है कि वह देवताओं की पत्नियों के गहनों आभूषणों में गूंथे जाने की इच्छा नहीं रखता है। और उसकी ये भी इच्छा नहीं है कि बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट हैं उनके शव के ऊपर मुझे डाला जाए, फेंका जाए। यह भी मेरी इच्छा नहीं है। और
चाहा नहीं देवों के सिर पर। और क्या कहता है पुष्प अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके, मतलब देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए मुझे, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। और देवताओं के सिर पर चढ़कर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ करके अपने आप पर घमंड करूं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, वह पुष्प वनमाली से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और मुझे उस मार्ग पर फेंक देना। कौन से मार्ग पर? मुझे उस मार्ग पर फेंक देना जहाँ मातृभूमि की रक्षा करते हुए अनेक वीर हैं, वो अपना शीश का बलिदान कर देते हैं और बलिदान करने के बाद में उनकी जो शव यात्रा निकलती है उस शव यात्रा पर फेंक देना, ताकि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं। ये बात हुई पुष्प की अभिलाषा में। अब आपने इसका अर्थ ग्रहण किया, भाव ग्रहण किया। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के समय भी जैसा मैंने अर्थ बताया वैसे आप अर्थ कर लेंगे तो आप आराम से अपने प्रश्नों के जवाब दे देंगे। प्रश्नों का उत्तर देने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अब देखो, इससे संबंधित पहला प्रश्न तो यह आता ही है कि उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। पहला प्रश्न है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो क्या होगा? मैंने बताया था पुष्प की अभिलाषा, यही बात हुई है ना। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। प्रश्न संख्या 2, इठलाऊं शब्द का अर्थ बताइए। इठलाऊं शब्द का अर्थ बताइए। इठलाऊं शब्द का अर्थ बताइए। मैंने अभी बताया था इठलाऊं का क्या अर्थ होता है। उत्तर दिख रहा है कि नहीं? इतराना या अभिमान दिखाना। अभिमान दिख रहा है कि नहीं? अभिमान, इतराना या अभिमान दिख रहा है क्या? चलो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, इसको ऊपर हटा देता हूँ। प्रश्न संख्या 3 ऊपर लिख देता हूँ। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है उपयुक्त काव्यांश की मूल संवेदना लिखिए। उपयुक्त काव्यांश की मूल संवेदना लिखिए। उपयुक्त काव्यांश की मूल संवेदना लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। लिखो, पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा है। वह न तो सौंदर्य सामग्री के रूप में, वह न तो सौंदर्य सामग्री के रूप में, सौंदर्य सामग्री के रूप में काम आना चाहता है, काम आना चाहता है और
न ही सम्राटों के सौ पर चढ़ना चाहता है। सम्राटों के सौ पर चढ़ना चाहता है। और न देवताओं के सिर पर वह तो मातृभूमि के लिए त्याग बलिदान करने वालों के लिए समर्पित होना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से काव्यांश के जो आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार से प्रश्न हल होते हैं। ये आपने पद्यांश में जाना है, समझा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से आपको पद्यांश का हल करना आना चाहिए। इसी संदर्भ में एक पद्यांश में आपको और समझा दूं। दूसरा पद्यांश देखना, पद्यांश 2 है ना, सेकंड देखना। वैसे बोल के समझा दूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा, कोशिश करूंगा मैं। पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति को बताते समय उसका अर्थ भी बोलूंगा मैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु थी, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु थी। दूसरी लाइन बोल रहा हूं, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अब देखो, वर्षा ऋतु थी तो प्रकृति अपना रूप पल पल में परिवर्तित कर रही थी। कभी हवा से बादल आते हैं, कभी सूर्य दिखाई देता है, कभी धूप कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है, कभी सूर्य है वो बादलों में ओझल हो जाता है। तो प्रकृति पल पल परिवर्तित हो रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, और पर्वत कैसे थे? मेखलाकार, करदनी के आकार के पर्वत अपार थे, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार। और पर्वत है वो क्या? सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, अपने हजारों नेत्रों को फैला करके देख रहे थे, अवलोक रहा है बार बार। मतलब उस वर्षा ऋतु का जो वातावरण है उसको बार बार देख रहे हैं। कौन? सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, जो पर्वत के ऊपर पुष्प खिले हुए हैं वे अपनी आँखों से, कहने का मतलब पर्वतों के ऊपर जो पुष्प खिले हुए हैं, खिले हुए पुष्पों को पर्वतों की आंखें बताई गई है।
नीचे जल में निज महाकार, और वर्षा ऋतु में जो जल बह करके पर्वतों के नीचे आ रहा था, वो जो महाकार धारण किया हुआ था, वो जिसके चरणों में पड़ा ताल, वो एक बड़ा तालाब सा बना हुआ था, दर्पण सा फैला है विशाल। और पर्वतों के ऊपर से जो जल बह करके नीचे आ रहा था वो बिल्कुल स्वच्छ था। स्वच्छ जल होने के कारण वो दर्पण के समान दिखाई दे रहा था। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। और पर्वत प्रदेश में क्या है कि वर्षा होने के कारण वो पानी के झरने हैं वो झरझर करके बह रहे हैं, और झरनों की जो बूंदें हैं उनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो मोती की लड़ियों की जैसे लग रही है। इस प्रकार वह पावस ऋतु का दृश्य है वो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अब इसका मैंने अर्थ भाव ग्रहण एक साथ करवा दिया गया है। तो इसका शीर्षक क्या होगा? शीर्षक आप अगर इसको पढ़ना चाहें देखना चाहें तो संजीव पासबुक में पेज नंबर 266 और 7वें नंबर का पद्यांश है। तो इसका शीर्षक देखो लिखिए पहले प्रश्न का। हाँ, क्या लिखेंगे शीर्षक? पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु, पावस ऋतु। ठीक है। नंबर 2 प्रश्न है, पर्वत का आकार कैसा है? वह अपने सहस्त्र नेत्रों से क्या देख रहा है? पर्वत का आकार कैसा है? वह अपने सहस्त्र नेत्रों से क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? ठीक है। तो लिखो पर्वत का आकार कैसा है, उत्तर लिखो। पर्वत अर्थात उत्तर, इसका उत्तर पर्वत अर्थात कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का आकार सजग प्रहरी, हिमालय पर्वत का आकार सजग प्रहरी के रूप में है भाई, पहरेदार है, सजग प्रहरी जैसा लगता है, सजग प्रहरी जैसा लगता है। वह अपने सहस्त्र नेत्रों से, वह अपने सहस्त्र नेत्रों से नीचे विशाल सरोवर को, सहस्त्र नेत्रों से नीचे विशाल सरोवर को देख रहा है, सरोवर को देख रहा है। यह बात हुई। ठीक है विद्यार्थियों के, तो इस प्रकार से गद्यांश पद्यांश है वो आप हल करना सीख चुके हैं, और इसी कक्षा के साथ में आपका पुनर्अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। थैंक्स यू। अगली कक्षा के लिए आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।